Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Thank you for joining us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. We are only 3 days away now, probably 3.5 from the mega event which is the FIFA World Cup from starting. बड़ा इवेंट होने जा रहा है. 45 डेज तक ये इवेंट जारी रहेगा. 48 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. द फर्स्ट मैच विल बी प्लेड इन मैक्सिको विद द होस्ट नेशन मैक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया. ऑल आइज ऑन दैट. और इसके साथ साथ फ्रेंडलीज दबा के जा रही हैं. तमाम कंट्रीज जो हैं आपस में खेल रही हैं ताकि दे स्टे फ्रेश, दे स्टे वार्म्ड अप एंड रेडी टू गो फॉर द बिग इवेंट. उसके साथ साथ ऑफ कोर्स साइड पे जो है ट्रांसफर विंडो की भी खबरें चल रही हैं. रियल मैड्रिड का जो बड़ा एक ऑल इलेक्शन होने वाला था फाइनली वो हो गया है एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है एक बार फिर जीत के सामने आए हैं एंड उन्होंने बहुत सारे जो प्रॉमिसेस किए थे उसकी वजह से अब ये लग रहा है कि जोसे मोरिन्यो इज़ नाउ कंफर्म्ड एज द न्यू मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड एंड द साइनिंग्स ही हैड प्रॉमिस्ड एज वेल. पर उन सबसे बढ़कर सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने जो है अपना मेंस का जो सीनियर मैच था वर्सेस अफगानिस्तान, उन्होंने अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी एंड आफ्टर 64 ईयर्स, ऑलमोस्ट 64 ईयर्स पाकिस्तान जो है एक फ़ाइनल में पहुंचा है ऑफ अ स्टैंड अलोन टूर्नामेंट एंड आफ्टर 14 ईयर्स पाकिस्तान की सीनियर मेंस टीम ने बैक टू बैक मैचेस जीते हैं. बहुत बड़ी बात है ये सब चीज़ें आज के शो में हम डिस्कस करेंगे एंड हमारा साथ देने के लिए हमारे वन यूजुअल सस्पेक्ट मौजूद हैं. दूसरा लगता है वो अभी से वर्ल्ड कप फीवर में यूएस भाग चुके हैं. हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल लतीफ़ दादा बॉय. सर, हाउ आर यू? गुड टू हैव यू. ऑल वेल, थैंक यू अल्तमिश. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर. बट ये है कि चले एक जो समर का मेरे ख्याल से एक बड़ा वो था कि रियल मैड्रिड का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, बिकॉज उसमें ट्रांसफर मार्केट ने बहुत सारी चीज़ें इन्हिसार करी थी इस बात के ऊपर. तो अब ऑब्वियसली 65% एग्जिट पोल जब आ रहे थे तब तक यही अनाउंस हो रहा है 65% मेजोरिटी के साथ वो जीत चुके हैं. मतलब सिर्फ 2005 से रादर वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं. सिर्फ 3 साल थे, 2006 से 2009 जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे. तो आप समझे 20-25 साल से वही हैं और इतने सालों से अनकंटेस्टेड जीतते आ रहे हैं. इस दफा चले एटलीस्ट कोई ये तो वही हो गया ना, लाइन वहाँ शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं. एग्जैक्टली, ये तो ये बात थी. एब्सोल्युटली. और ये भी इलेक्शन इस साल कोई ड्यू नहीं था. इन्होंने अचानक से सीजन खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एंड आई वांट टू, उन्होंने खुद अनाउंस किया आई वांट टू कॉल एन इलेक्शन और मैं एक नया मैंडेट लेना चाहता हूँ और मैं नए तरीके से रियल मैड्रिड को लेकर लीड करना चाहता हूँ. तो बस वो जो करना चाह रहे थे वो कर लिया उन्होंने. बिकॉज अल्टीमेट बात सारी ये है कि उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर, स्टैट्यूट्स के अंदर इतना मुश्किल कर दिया किसी भी कैंडिडेट के लिए खड़ा होना. मतलब खड़ा होना ही इतना मुश्किल, उनके साथ compete करना या इलेक्शन प्रोमिसेस करना. ये तो कहते हैं ना कि स्पेन का इलेक्शन लड़ना ज़्यादा आसान है, रियल मैड्रिड का इलेक्शन लड़ना ज़्यादा मुश्किल है. जी 101%. और बल्कि कहा यह जा रहा है कि आपको इनको मैच कर सकते हैं. तो अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके वो 20 साल का होना चाहिए, मेंबर आपको 20 साल होना चाहिए, प्लस 180 मिलियन आपकी पर्सनल बैंक गारंटी होनी चाहिए. तो कह रहे रोनाल्डो ही शायद वो ट्रैवल, मतलब इनसे ये टाइटल ले सकेगा प्रेसिडेंसी का. अदरवाइज कोई आम बंदा तो सवाल ही नहीं पैदा होता. जिस गुस्से में रोनाल्डो छोड़ के गए थे शायद अब कर ही लें. वो तो हर चीज गुस्से में करते हैं. वो कुछ भी कर सकते हैं. इज ऑलमोस्ट अ बिलियनियर आई थिंक नाउ. तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम टू रन अ वर्ल्ड क्लास इलेक्शन कैंपेन. ऑब्वियसली उनका ग्रेविटास है, लोग उनकी शक्ल के ऊपर वोट देंगे. रियल मैड्रिड के जो सोशियोज जो हैं, जो मेंबर्स जो हैं. और उन्होंने ये भी कहा इनफैक्ट कि जो 5% का जो एक स्टेक है रियल मैड्रिड के अंदर वो सेल ऑफ भी करना चाह रहे टू रेज सम मनी. तो यही एक दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस की जिसकी वजह से उन्हें इलेक्शन कॉल करना चाह रहे थे. बिकॉज अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की भी थी. तो लेट्स सी इन व्हाट डायरेक्शन रियल मैड्रिड हेड्स टू. बट इसके अलावा एक और अल्टीमेट जो न्यूज़ आई है वो काफ़ी मतलब खतरनाक हो सकती थी, लेकिन थैंक गॉड अब ये हमें पता चला है कि क्रिस्टियन एरिक्सन जो है वो ड्यूरिंग द मैच फ्रेंडली गेम के अंदर वो कोलैप्स हो गए थे ऑन द पिच एंड ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस फॉर अ बिट. लेकिन फिर उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस रिगेन की थी और अपने पैरों पे चल के वो गए थे. पिच छोड़ी थी उन्होंने बिकॉज वो ही यूजेस द पेस मेकर इन हिज हार्ट. तो वो शॉर्ट वे कार्डियक अरेस्ट टाइप उनको चीज हुई थी. लेकिन वो थैंक गॉड वो पेस ये सेकंड टाइम इनको हो रहा है किसी बड़े इवेंट में. इससे पहले यूरोज में हुआ था ये 2021 के. बिल्कुल. तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मतलब वो अभी स्टेबल नाउ, ही इज फिट इन द हॉस्पिटल में, अब वो रिकवर कर रहे हैं. बट is it really worth it, Altamish, to carry on playing football with a pacemaker in your heart? Because I know for a fact कि इटली के अंदर तो ये चीज़ बैन है. कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर उसके पेसमेकर लगा हुआ है तो वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कम्पीट नहीं कर सकता. बाय लॉ ये चीज़ है. इंग्लैंड के अंदर और ज़ाहिर दूसरे ममालिक में इस किस्म का लॉ नहीं है, तो वो ज़ाहिर है कम्पीट कर रहे हैं बाकी जगहों पर. बट काफ़ी सवालिया निशान हो जाता है. मे बी शायद फीफा शायद इंटरवीन करे इस मामले में. बिकॉज ह्यूमन लाइफ से बढ़कर तो गेम नहीं है ना. मतलब इफ इट्स दैट बैड ऑफ अ सिचुएशन हेल्थ वाइज, तो मे बी यू शुड कॉल इट अ डे एंड अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें. बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज अर्नड इनफ.
अब वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब फुटबॉलर्स का आपको पता ही है कि जो उनकी सैलरीज होती है, जो उनका लाइफस्टाइल होता है, ऐसा नहीं है कि और तमाम बड़े क्लब्स के साथ खेल चुके हैं। स्पर्स में थे, देन ही वाज Absolutely. एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन वो ब्रेंटफोर्ड गए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ही इज प्लेड विद द बिग क्लब्स एज वेल। बट एनी थॉट्स ऑन पाकिस्तान अफगानिस्तान बिफोर वी वॉच द हाइलाइट्स? अल्तमश वो हाइलाइट्स देख के उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट द एंटायर नेशन कि मैं हैरान था किस्म कि आपकी की- कांग्रेचुलेशन का मैं वेट कर रहा था। जी अल्तमश वो कितनी- मैंने सोचा कि आपने सेगमेंट पूरा रखा है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो हम डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन ये दो टॉपिक से मैंने बोला पहले मैं इनको जरा बात कर लूं इनके ऊपर। इन पे अपना हाथ साफ कर दूं। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। लतीफ़ जो है अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी कंग्रेचुलेटरी स्पीच की, तो बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 के स्कोर लाइन से शिकस्त दी और फाइनल में जगह बनाई। मुबारक तमाम पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम को एंड तमाम पाकिस्तान के सपोर्टर्स को जो बहुत अरसों से जो है पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब पहला मैच हुआ इस टूर्नामेंट का और पाकिस्तान ने जो है दे फेल टू बीट दी अंडर 23 टीम ऑफ बांग्लादेश, काफ़ी लोगों ने जो है उम्मीद छोड़ दी थी, हार मान गए थे, इंक्लूडिंग हम इस शो पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है अफसरदा थे कि पाकिस्तान की टीम अगर बांग्लादेश की अंडर 23 टीम को भी जो है सही तरह से नहीं सी ऑफ कर पा रही तो फिर फ़ायदा क्या इस पूरे एक्सरसाइज का। लेकिन दे केम बैक हार्ड, दे केम बैक स्ट्रॉन्ग। दूसरे मैच में उन्होंने मालदीव्स को शिकस्त दी, उसके बाद अफगानिस्तान को 2-0 शिकस्त दी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस इंटरनेशनल फ्रेंडली विंडो के अंदर द हाइस्ट मूविंग टीम इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग इज़ द पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम अब 199 पर आ चुकी है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स पाकिस्तान का ये जो है हाइस्ट जो है क्लाइम रहा है। उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा था कि तकरीबन 64 ईयर्स के बाद पाकिस्तान की टीम जो है किसी भी एक स्टैंड अलोन फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। 14 साल के बाद पाकिस्तान की टीम ने बैक टू बैक मैचेस जीते हैं किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, किसी कंपटीशन के अंदर। एंड द लास्ट टाइम एक ओवरऑल एक स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची थी, दैट वाज वे बैक इन 91-92 एज वेल। सो लॉट्स ऑफ फर्स्ट एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। अब पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलेगी, वो मुकाबला भी होगा अफगानिस्तान एज वेल। फॉर दैट वी विश द पाकिस्तान टीम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं इस मैच को? रमेश, 1962 वाज द लास्ट ओकेजन मलेशिया के अंदर अगेंस्ट इंडोनेशिया अमेरिका कप जो था, जिसके फाइनल पाकिस्तान ने खेला था एंड वो अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। बट नाउ दे हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टू मेक हिस्ट्री, आई वुड से, बिकॉज उनका मुकाबला या तो बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से होगा। कंफर्म हो चुका है अफगानिस्तान। इट इज़ ओके, फैंटास्टिक। तो अफगानिस्तान के खिलाफ तो उनका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट ये जो 2 लेगेड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी जो थे उसके अंदर एक मैच ड्रॉ किया था। आई थिंक दोनों मैच ड्रॉ हुए थे, दोनों ड्रॉ हुए थे। ओटिस खान ने एक पेनल्टी मिस की थी, अदरवाइज वो मैच जीत जाते हम लोग। तो पाकिस्तान मतलब हैज़ हिस्ट्री इन इट्स विद इन इट्स रीच, आई वुड से। एंड मैं इस मैच के ऊपर आने से पहले मैं PFF को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो भी हकदार है मुबारकबाद के, क्योंकि मैं कहा भी था अपने पिछले शोज में कि देखिए PFF की असल जीत, जो असल वाहवा जो वो चाह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान की ऑन फील्ड विक्ट्री से आने वाली है। हम लोगों ने जैसे देखा कि अंडर 21 टीम लैक ऑफ फंड्स की वजह से एक टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले सकी, और फिर हमने देखा कि वो कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, सिम्पोजियम करवा रहे हैं, और मतलब जहाँ पे फंड इस्तेमाल करने चाहिए उधर नहीं यूटिलाइज हो रहे। तो अब जब यहाँ पे जब वो ऑन द पिच जब टीम ने परफॉर्म किया तो उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए और उनको सबक लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो अपनी सैलरियां कट करें, कुछ भी कट करें, मतलब कॉस्ट कटिंग मेजर्स लें, ताकि एटलीस्ट पाकिस्तान टीम compete कर सके इन मौकों पे। और वहां पे जब वो compete करेगी तभी जाके स्पॉन्सरशिप भी पाकिस्तान टीम अट्रैक्ट कर सकेगी, मतलब वैसे उसके अलावा भी फंड जनरेट कर सकेगी। और जैसे मैंने अभी कहा कि लास्ट शो में मैंने कहा था कि अभी फीफा वर्ल्ड कप के बाद दबा के पैसा आने वाला है, तो जो स्टैट्यूट्स की जो फीफा ने मांगी है करेक्शन, तो वो भी इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए PFF को। इससे पहले खुदा ना खास्ता कोई फीफा की तरफ से कोई बैन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान को फेस करनी पड़े। बहरहाल अगर अब हम इस मैच पे आए, अल्तमश 5वीं मिनट के अंदर ही वो शाइक दोस्त का लेफ्ट से एक ब्लिस्टरिंग रन था और हमने शुरू होता है ऑल द वे बैक फ्रॉम द गोलकीपर, yes. यूसुफ भट्ट की तरफ से पूरा मूव स्टार्ट होता है, वहां से ओटिस खान शाइक दोस्त उमर नवाज को पास जाता है। उमर नवाज के अब आई थिंक 3 गोल्स हो चुके हैं, 2 बैक टू बैक गोल्स हो गए उनके। जबरदस्त स्टोरी है उनकी, एब्सोल्युटली। और जबरदस्त स्टोरी क्या अल्तमश बात है कि मतलब वो APS अटैक जो पेशावर के अंदर हुआ था, वहां पे वो अपने भाई को खो चुके हैं, वो शहीद हुए थे। उनका एक दूसरा भाई था, वो क्रिटिकली इंजर था। उसके बाद उनको
यूके जाना पड़ा और वहाँ पे उन्होंने अपना फुटबॉलिंग करियर का आगाज़ किया और अब पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा मेंशन हमारे कोच का भी कर दूँ सोलानो का, कि अब उन्होंने सही फैसले लेने शुरू किए और जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया, जो एलिजिबल है, मेरिट पे सिलेक्शंस हो रही हैं। इससे मुझे एक छोटी सी बात एक और याद आ गई, इस वर्ल्ड कप के अंदर बॉस्निया की जो टीम है उसके 15 ओवरसीज बॉस्नियंस हैं, जो एक्सपैट कम्युनिटी है वो बॉस्निया टीम का हिस्सा है। और वो देखें वर्ल्ड कप के अंदर उन लोगों ने पहुंचा दिया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई बॉस्नियन लीग के अंदर कौन खेल रहा है, बॉस्निया में कौन रह रहा है, हम सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे। इस किस्म की चीज तो ग्लोबल विलेज बन गई अल्टीमेटली दुनिया। सही बात है। एक और मजे की बात है, एक नाम जो पिछले 3-4 साल पहले काफी यहाँ के फैंस के दरमियान आया था और काफी चमा गोई उनको लेके हो रही थी, ज़िडान इकबाल। जी 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 ठीक है, इंग्लैंड में वो बड़े हुए एंड आई थिंक पाकिस्तानी फादर, इराकी मदर, प्लेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब वो डच लीग में अपनी फुटबॉल खेलते हैं और उनको ये बुलाया भी गया था यहाँ पे एंड पता नहीं फिर क्या हुआ, दैट ही चोज इराक। नाउ ही इज विद द इराक नेशनल टीम व्हिच हैज लैंडेड इन द यूएस टू प्ले द वर्ल्ड कप। व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ स्टोरी। आप सोचे अगर वो पाकिस्तान को पिक करते हैं, ही न्यू के यहाँ क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, बट बात यह है कि अगर वो पाकिस्तान को पिक करते तो अनफॉर्चुनेटली शायद इस वर्ल्ड कप का तो हिस्सा नहीं होते। लेकिन अल्टीमेटली इसी किस्म के टैलेंट का वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आउट टू कंट्रीज लाइक इराक एंड ऑल दीज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। भाई पाकिस्तान को प्रेफरेंस, लेकिन तो जाहिर फैसिलिटीज होंगी, वो आप मौके होंगे पाकिस्तान टीम के साथ खेलने के, तभी फिर इस किस्म का टैलेंट आके अपने आप को यहाँ पे साबित कर सकेगा। बट इस मैच के अलावा अल्टीमेटली इस मैच के अंदर बेसिकली टैक्टिकली जो ना पूरा सफोकेट किया हुआ था अफगानिस्तान को पाकिस्तान टीम ने, और जो हमारे कोच की जो टैक्टिक्स थी वो स्पॉट ऑन थी इस गेम के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँ पाकिस्तान जस्ट नीडेड अ ड्रॉ इन दिस गेम टू गो थ्रू टू द फाइनल, बट दे डिड नॉट प्ले फॉर द ड्रॉ। अर्ली गोल जब आ गया तो उन्होंने डिफेंसिव सॉलिडिटी रखी, मिडफील्ड के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल रखा इनफैक्ट, और जो विड्थ जो थी वो हारिस ज़ेब की और फजल की तरफ से हमें आ रही थी, और जो हमारा फ्रंट इंजन जो था वो शाइक दोस्त और ओटिस उमर, एग्जैक्टली ओटिस उमर, ये तीनों मतलब संभाला पता इन्होंने। और हमने फिर इनफैक्ट पोपल ज़ई जो थे अफगानिस्तान के, उन्होंने एक फ्री किक भी वुडवर्क के ऊपर हिट की। उसके अलावा आगा अली को हमने देखा 1-on-1 चांस मिला था, अगर वो कन्वर्ट करे तो स्कोर लाइन और भी बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा एक और भी मौका हमारे मतलब प्लेयर्स को मिला था, तो पाकिस्तान को स्कोर मोर गोल्स एज वेल, बट इंजरी टाइम के अंदर और कौन हो सकते हैं हारून हमीद के अलावा, द मैन हूज वो गोल्स आ रहे हैं उनकी तरफ से, गुड टू सी दैट। और एक और गोल आता है एंड वो इंजरी टाइम के अंदर अच्छी स्कोर लाइन 2-0 की स्कोर लाइन हो जाती है। सो ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान टीम एंड आई एम श्योर कि फॉर अ चेंज अल्टीमेटली मेरे हिसाब से तो अब ये अगेंस्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान वुड बी फेवरेट्स because they have played probably the best football in this tournament, I would say. Absolutely, टेबल पे वो इस वक्त टॉप पे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इस ओवरऑल इंटरनेशनल फ्रेंडली विंडो के अंदर पाकिस्तान टीम हैज़ गॉट द मोस्ट रैंकिंग पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस कि उन्होंने सबसे ऊपर अपनी जगह बनाई है। ज़रा नज़र डालते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, एंड जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने इस मैच को ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड ड्रेसिंग रूम में जो है सेलिब्रेट किया। ये मैच यूएसए के शहर क्लीवलैंड में खेला गया एंड वी कुड सी कितनी तमाशाई इस फ्रेंडली मैच को भी देखने आई थी। याद रहे कि इसमें तमाम एक लिबर्टी दी जाती है कोचेस को कि जितने वो सब्स्टिट्यूशंस करना चाहें वो कर सकते हैं, तमाम कॉम्बिनेशंस वो ट्राई कर सकते हैं, और ये सभी हुआ। उसके बावजूद यू सॉ कि कितने लोग ये मैच देखने आए हुए थे। कुछ मेरी फैमिली भी यूएस में रहती है, वो कल जो मोरक्को और नॉर्वे का मैच होने गया था बड़े ज़ोर शोर से वो देखने गए थे। सो द वर्ल्ड कप फीवर इज़ ट्रूली अपॉन अस। इस मैच के अंदर जो है ब्राज़ील की जो XG थी वॉज एटलीस्ट 3 times more than Egypt, and that was quite surprising given the fact कि इजिप्ट के पास भी काफ़ी अच्छा एक अटैक है। एंड गुमेरिस एंड एंड्रिक की तरफ से गोल्स आते हैं फॉर ब्राज़ील, एंड मुस्तफ़ा ज़ीको जो है स्कोर करते हैं फॉर इजिप्ट, एंड मुस्तफ़ा शबीर जो हैं जो गोलकीपर हैं इजिप्ट के, उनके बड़े अच्छे सेव्स थे। ही डिनाइड विनीसियस एंड रफीनिया इन दिस मैच एज वेल फ्रॉम स्कोरिंग, अदरवाइज स्कोर लाइन डिफरेंट हो सकती थी, बट ऑल इन ऑल अ गुड डे आउट फॉर बोथ सेट्स ऑफ प्लेयर्स, एंड एट द एंड इट वाज गुड टू सी Salah reuniting with Fabinho and Alisson Becker. Yes. Now his former teammates. बिल्कुल वो एक अच्छा लिवरपूल कनेक्शन हमें पिच पे देखने को मिला, और काफ़ी देर तीनों खड़े होके गपशप कर रहे थे। उसके अलावा अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो द वर्स्ट न्यूज़ आउट ऑफ दिस गेम आई वुड से इसके ऑब्वियसली वेस्ली की जो इंजरी है द राइट बैक, और उनको एक मिडफील्डर रिप्लेस कर रहे हैं एडरसन। मज़े की बात ये अल्टीमेटली एडरसन की तो क्या ज़िंदगी चल रही है इस वक्त। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ब्राज़ील के लिए कॉल अप
तड़प आ जाती है, वर्ल्ड कप जा रहे हैं डायरेक्टली। वो तो शायद सोच रहे हो कि समर में वो चिल करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इज लकी टू गेट टू प्ले फॉर ब्राजील। उसकी वजह ये अल्तमश के अंचेलोटी जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो 3-मैन मिडफील्ड देख रहे हैं। तो इस गेम के अंदर भी जैसे हमें कैसिमेरो नजर आए, ब्रूनो गुमैरिश नजर आए और लूकस पैकेटा नजर आए, तो इस वक्त स्क्वाड के अंदर टोटल जो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं वो 4 या वो 5 थे इनफैक्ट। तो अब ये एडजस्ट के बाद वो 6 हो जाएंगे, बिकॉज ही वांट्स सम कवर एट इन सेंट्रल मिडफील्ड, बिकॉज हमें पता है कैसिमेरो इज इंजरी प्रोन इन द सेंस कि उनकी 35 एज है, तो अब उनको ब्लेम नहीं कर सकते, वो कभी भी मतलब इंजर हो सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कवर होना चाहिए एटलीस्ट इस पोजीशन पे, तो क्योंकि वो लाइक फॉर लाइक जो राइट बैक था उसको वो नहीं लेकर आए। और इस गेम के अंदर ऑब्वियसली हमने ये देखा कि जो मार्किनियोस थे वो अभी भी जो पीएसजी की जो विक्ट्री का हैंगओवर है उसी में चल रहे हैं, बिकॉज वो एक बड़ा लूज पास था जिसके बाद दोनों गोल जो थे वो एरर्स की वजह से आए थे, दोनों साइड की तरफ। एग्जैक्टली, दोनों साइड की तरफ से आए थे। लेकिन मार्किनियोस का इतना बड़ा नाम है अल्तमिश, हम एक्सपेक्ट नहीं करते इस किस्म की हरकत। लेकिन चलिए फ्रेंडली है, फ्रेंडली में हो गई, सही है, इट्स नथिंग एट स्टेक। तो जीगो स्कोर करते हैं ऑब्वियसली उमर मार्मूश एंड साला के साथ। मतलब इजिप्ट का जो अटैक है वो काउंटर के ऊपर मैं समझता हूँ किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकता है। तो मतलब लाइट नहीं लेना चाहिए इजिप्ट को इस गेम मतलब इस टूर्नामेंट के अंदर। ऑन द अदर हैंड ब्राजील अल्तमश इतनी इंजरीज होने के बावजूद भी ये 19 साल के जो एंड्रिक हैं, मतलब व्हाट अ प्लेयर ही इज प्रूविंग आउट टू बी, बिकॉज ही वाज सो स्मार्ट कि वो जनवरी के अंदर लोन पे गए थे लियोन, एंड वहां पे ऑब्वियसली उन्होंने गोल्स एंड असिस्ट अपनी दिखाई। ही गॉट रेगुलर प्लेइंग टाइम, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज रियल मैड्रिड में उनको मिल नहीं रहा था। और अब वो रेगुलर गेम टाइम का जो फायदा उठा रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। आई एम श्योर ही कैन ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक एक्स फैक्टर वो लेकर आएंगे, बिकॉज एस्ट्रिवाओ को भी ब्राजील लूज कर चुका है ड्यू टू इंजरी। तो जाहिर है मतलब अ प्लेयर लाइक एंड्रिक विल गेट मिनट्स, विल गेट चांसेस एंड विल गेट द स्टेज टू शाइन बेसिकली। और उसके अलावा तो विनीसियस वगैरह और बाकी लड़के तो हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड फ्रंट को कैसे देखते हैं ब्राजील का जो अटैक है इस वक्त? रफीनिया, विनीसियस एंड एंड्रिक को ही देख लें। So it is star studded. Matheus Cunha भी एक in line है to get minutes in this squad. तो यू नो अल्तमश सारी बात ये कि कोई भी वर्ल्ड कप हो, इंटरनेशनल टीम ब्राजील की हमेशा से यू नो रेडी होती है और सबकी निगाहें उन पे जरूर होती हैं। एंड एक निगाह उनके एक प्लेयर पे है जो इंजर्ड है, अगला फ्रेंडली भी वो नहीं खेलेंगे, अगर पहला मैच भी नहीं खेलेंगे वो, ये बात तो कंफर्म है। पहला मैच भी कंफर्म हो गया। हाँ 100% ये बात कंफर्म हो गई। मैं समझता हूँ इट इज गुड इन अ वे, और क्योंकि हमें पता है नेमार ही इज नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर। तो एंड भाई बात ये भी हमें कंसिडर करनी है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर देखिए 26 मैन स्क्वाड है ना, तो ये प्लेयर सारे यूटिलाइज होने वाले हैं, बिकॉज द कंडीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट इजी इन टर्म्स ऑफ हीट और ह्यूमिडिटी। कुछ शहरों में इतनी ज्यादा होगी कि भाई आपको पूरी 5 सब्स्टिट्यूशन, वाटर ब्रेक्स हमें देखने को मिलेंगी और वो सारी चीजें होंगी। प्लेयर्स विल टायर आउट इन द सेकेंड हाफ। तो मतलब सारी बात ये कि जो इट वुड बी लाइक अ मैराथन, कि जो स्टैमिना रखेगा सेकंड हाफ में, जब प्लेयर्स टायर आउट करेंगे तो फ्रेश प्लेयर्स आएंगे बेंच से उठ के, तो दे कैन मेक अ डिफरेंस। जैसे आर्टेटा कहते हैं ना, सब्स्टिट्यूट्स नहीं बोलो भाई, आप इनको फिनिशर्स बोलो। तो ये फिनिशर्स वाला एलिमेंट है इस वर्ल्ड कप में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव स्पिन ओवर देयर टू दैट नेम। उसके साथ साथ याद रहे कि साला फॉर ऑल हिज टैलेंट्स, ये इनका भी आखिरी वर्ल्ड कप होगा। 18 में वो इंजर्ड थे, इजिप्ट की टीम ने क्वालिफाई किया था, दे वर इन रशिया बट दे वर आउट इन द फर्स्ट राउंड। 22 में वो नहीं थे, अब ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, सो वो भी ज़रूर चाह रहे होंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएं इस टीम के साथ। सो लेट्स सी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। 15 जून को पहला इजिप्ट का मैच होगा वर्सेस बेल्जियम। ब्राज़ील का पहला मैच होगा जो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को, ये होगा 13 जून को। सो ऑल आइज फॉर दैट एज वेल। ऑन दैट नोट विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके जो बाकी फ्रेंडलीज हुई हैं और जो बाकी चीज़ें चल रही हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, वो डिस्कस करेंगे। डू स्टे विद अस ऑन किक ऑफ।
Welcome back from the break. Thank you for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we discussed Pakistan beating Afghanistan, qualifying for the final of the four-nation tournament, जिसमें पाकिस्तान की team once again will be playing against Afghanistan. उसके बाद we discussed the first friendly जो खेला गया between Brazil and Egypt. और जहाँ Brazil की बात हो, we have to speak of Argentina as well. Argentina ने भी अपना पहला friendly खेल लिया है on American soil. This was against Honduras. यहाँ पे जो है Argentina की team जीतती है. Let's have a look at the highlights and then discuss this match and the team as well. That's there, Giuliano Simeone with the goal, second goal rather, और पहला गोल जो आता है that's via a penalty, जहाँ इंटर मिलान के लतीरो मार्टिनेज जो है वो कन्वर्ट करते हैं 2-0 से जो है अर्जेंटीना की ये मैच जीती है. Pretty much it was like कह सकते हैं cake walk for them in this match, and मेसी जो है rightly so वो बेंच पे ही थे and ज़ाहिर बात है उनको इस्तेमाल नहीं करना इन मैचेस के लिए. प्लस ही इज़ ऑल्सो नर्सिंग सम सॉर्ट ऑफ इंजरी इज़ वेल, जिससे वो रेस्ट कर रहे हैं होपिंग टू बी फिट फॉर देयर फर्स्ट मैच. जी Pradeep, how do you look into this? Although 91,000 people showed up for this friendly, मतलब एक amazing stat है ये मेरे हिसाब से. And Messi was not even playing in this game. उसके बावजूद अर्जेंटीना की इतनी massive support है यूनाइटेड स्टेट्स में. तो मेरे हिसाब से obviously और not just अर्जेंटीना में, खाली तमाम जो साउथ अमेरिकन टीम्स हैं उनके लिए कि होम फील्ड होम एडवांटेज की तरह ये वर्ल्ड कप होगा. बिकॉज सबके लिए जब टर्की की टीम लैंड की है एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से लेके देवर इन सैन फ्रांसिस्को टिल दर होटल, कम से कम मेरे ख्याल से 100 से 150 गाड़ियां उनको रिसीव करने आई थी फैंस की, ऑल ड्रेप्ड इन रेड, दैट्स देयर फ्लैग. एंड उस एक बस आगे जा रही है जो दैट फेमस बे का जो आपका जो ब्रिज है, बस आगे जा रही है और लाइन से पीछे 150 गाड़ियां, जस्ट रेड कार्ड्स to show solidarity and support for the team. Amazing. So it's जितने भी diaspora लोग रह रहे हैं, expats रह रहे हैं US के अंदर, Canada, Mexico, the way they're supporting their teams. So this is what we want to see. This is what the World Cup is all about. And ठीक है, फिर तो मतलब US ने वर्ल्ड कप स्टेज करना काफ़ी अच्छा साबित होगा. अब देखना ये कि लेकिन obviously काफ़ी न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर जो भी रिपोर्ट्स चल रही हैं, there are a lot of games in the group stage जो अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुए हैं because of the extremely high prices. तो वो I'm sure eventually जैसे क्लब वर्ल्ड कप में देखा गया था कि डायनामिक प्राइसिंग will kick in, और जो अनसोल्ड टिकट्स हैं फिर वो ऑब्वियसली सस्ती होंगी और शायद फिर हम फुल हाउसेस देखें, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी ऑल वांट टू सी, यू नो, ताकि फुटबॉल जो है वो स्पेशली मतलब फैंस जो स्टेडियम के अंदर जो एटमोसफियर क्रिएट करते हैं उसी से एक वैल्यू एडिशन होती है, उसी से एक मज़ा आता है देखने का. आर्टिफिशियल साउंड आप बेशक लगा लें, जो हमने कोविड के एरा के अंदर देखा था जब खाली स्टेडियम्स होते थे तो वो ब्रॉडकास्टर्स हमें आर्टिफिशियल साउंड सुना रहे होते थे. वो इट्स नॉट द सेम थिंग ऑब्वियसली, स्पेशली विद द प्लेयर्स एज वेल. तो बहरहाल इस गेम के अंदर अल्तमश एक और जो मिडफील्ड में वैलेंटीन बार्को जो थे, अब स्ट्रॉसबर्ग साहब उन्होंने चेल्सी ज्वाइन कर लिया इस समर, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. एक अच्छा क्रिएटिव आउटलेट थे वो, मिडफील्ड से काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, तो उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा सराहा जा रहा है. उसके अलावा ऑब्वियसली जो पेनल्टी मिली, लौटारो मार्टिनेज स्कोरिंग, जूलियानो सिमियोनी जो हैं, जो हमें पता है उनके वालिद कितने मशहूर हैं फुटबॉल की दुनिया के अंदर. बस फ़र्क ये है कि ये अटैक में वो डिफेंस में थे. बस एग्जैक्टली उनकी फिलॉसफी जिंदगी पूरी डिफेंस में गुजर गई है और ये स्ट्राइकर पैदा हुए हैं, तो अच्छी बात है. ये भी स्कोर करते हैं, क्रिएट भी कर रहे हैं और स्कोर भी करते हैं, ये इनकी बड़ी खूबी है. बिल्कुल अल्तमश. लेकिन जो एक क्रिटिसिज्म कहूँगा या मैं कहूँगा कि जो एक तशवीशनाक बात अर्जेंटीना के लिए ये है कि पिछले 4 साल में दे हैवंट रियली प्लेड अगेंस्ट एनी यूरोपियन टीम. तो उनके जितने भी मैचेस हुए हैं वो कोपा अमेरिका में हुए, तो अगेंस्ट साउथ अमेरिकन टीम्स, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग कैंपेन थी वो साउथ अमेरिकन टीम. इनफैक्ट जो फाइनलिस्मा जो इनका होना था अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, वो हो नहीं सका. तो लोग यही कह रहे हैं कि दे हैवंट बीन, यू नो, टेस्टेड आउट अगेंस्ट द बिग यूरोपियन जायंट्स. आई थिंक दैट्स अ फेयर आर्गुमेंट, बट ऑन द फ्लिप साइड जो क्वालिफाइंग था साउथ अमेरिका का, इसमें ये फ्लॉलेस थे. एंड इस बार जो टीम्स वहाँ से आई हैं वो बहुत, एक्वाडोर जो उनका डिफेंस है जिस तरह से उन्होंने खेला है उनको उन्होंने हराया. And so they had a flawless qualifying. So yes, that is a point कि यूरोप से नहीं खेला, but at no point we can say कि उनकी वो क्वालिटी नहीं है, and you know नहीं वो बिल्कुल क्वालिटी वगैरह वो मैच रेडी नहीं होंगे to face the Europeans. Yeah, I'm sure नहीं, that is not an issue at all. But I would still say कि obviously मतलब आप अपने आप को जब diverse टीम के खिलाफ you know try out करते हो तो you get to learn more about yourself as well. तो मतलब बस that is the only thing, क्योंकि और तो इसके अलावा कोई weakness है नहीं. The squad is very well equipped. निकोलस ऑटोमेंडी अभी भी इस उम्र में खेल रहे हैं और वो तकरीबन वही
वही स्क्वाड है जो पिछली दफा था। डी मारिया सिर्फ जो है वो रिटायर हो गए। बिल्कुल, दैट्स प्रीटी मच वन बिग नेम जो नहीं है, अदरवाइज इट्स कॉपी एंड पेस्ट ऑफ 2022। जी, वो कंटिन्यूटी का जो एक एलिमेंट है वो कोच ने मेंटेन रखा हुआ है, और प्लस जो एडिशंस हुई हैं यंग प्लेयर्स के, वैलेंटीन बार्को हो गए, इस किस्म के प्लेयर्स हो गए। अच्छा, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी अर्जेंटीना के प्लेयर्स हैं जो मे बी आर नॉट द फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स फॉर देयर क्लब। जैसे मॉनफील्ड्स की एक बात हो गई, जो उनके फुल बैक हैं वो हमेशा नहीं खेलते हैं, प्लस निको टैग्लिफिको हो गए। तो इस किस्म के कुछ प्लेयर्स अभी भी अर्जेंटीना का हिस्सा हैं जो शायद फर्स्ट चॉइस नहीं हो। इवन ऑटोमेंडी मेरे ख्याल से वो भी हर मैच तो ज़ाहिर है वो खेल नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में जो कोच हैं स्कलोनी वो कहते हैं भाई तजुर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है, तो ऑटोमेंडी तो हमें डेफिनेट खेलने को मिलेंगे। तो इस किस्म की कुछ बातें हैं, अदरवाइज तो they do look ready for the big matches, I'm sure. Yeah, they will always remain one of the favorites as well. Although I feel it's this time around might be difficult. Absolutely. Given the talent on the other sides and other teams as well. आगे बढ़ते हैं, a team full of talent and a man who is always scoring for his national side. बात हो रही है हैरी केन की। Once again, बहुत ही गर्मी के conditions थे, उसके बावजूद he scored the only goal. इंग्लैंड हराती है न्यूजीलैंड को 1-0 के स्कोर लाइन से। Let's have a look at the highlights for that and then discuss it further. Compared to the other matches, हम यहाँ ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ शायद कम फैंस आए, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि इंग्लैंड खेल रहा था, उसके बावजूद वी डिडंट सी टू मेनी पीपल। एंड अगर न्यूजीलैंड की पूरी आबादी आती तो शायद वो फिल कर देते स्टेडियम को, बट वैसा हो नहीं सका। टैम्पा में ये मैच खेला गया, बहुत गर्मी थी, जिसके बाद हैरी केन ने कहा कि हमें गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ता। ही वाज द ओनली वन हू स्कोर्ड इन दिस मैच। एंड अब पिछले 11 मैचेस में फॉर इंग्लैंड ही स्कोर्ड इन ऑल 11 ऑफ देम, एंड ही इज बिकम द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर जिन्होंने अब 35 डिफरेंट कंट्रीज़ के खिलाफ जो है उन्होंने गोल किया है। और इस मैच के अंदर थॉमस टूकल ने तकरीबन पूरी ही टीम को चांस दे दिया। 22 उनके इस मैच में जो थे सब्स्टिट्यूशंस थे, सो ही इज गोइंग ऑल आउट। ऑल्दो 1-0 से न्यूजीलैंड को जो है इंग्लैंड शिकस्त देती है। अल्टीमेटली डैन बर्न ने इस मैच के बाद कहा कि हमने एक कैंप से पहले एक ग्रुप ने पूरी ट्रिप की थी डिज्नीलैंड पे, और उसने हमें हेल्प किया है एक्लेमेटाइज करने के लिए हीट और ह्यूमिडिटी का, कि वहाँ पे लंबी वेटिंग लाइंस थी और वो काफ़ी उनका एक अच्छा दिन गुजरा था, टीम बॉन्डिंग भी हुई थी उस दौरान। और टॉमस टूकल ने फिर मैच के बाद ये भी एक बात बोली कि जो बेलिंगम है his place in the starting 11 is not secured. Yes. तो वो फिर क्योंकि वो obviously उनकी पहली प्रेफरेंस मॉर्गन रॉजर्स है, बिकॉज जो क्वालिफाइंग कैंपेन में उनका बहुत अच्छा रोल रहा था और वो अच्छे फॉर्म में भी हैं, यूरोपा लीग के अंदर जीते भी थे एस्टन विला के साथ वो। नाउ ही इज आल्सो बीन लिंक्ड विद अ मूव अवे टू आर्सेनल, बट लेट्स सी इफ इट हैपेंस और नॉट। लेकिन गैरी नेविल जो हैं उन्होंने फिर अभी मीडिया कैंपेन अपनी शुरू कर दी है कि भाई बेलिंगम हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग 11, और जो टॉमस टूकल के अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है वो मीडिया अपना काम शुरू कर चुका है पूरी तरीके से। मीडिया तो अपना काम शायद नहीं कर रहा, क्योंकि जब कतर का वर्ल्ड कप हुआ था उससे 3 साल पहले से एवरीथिंग इज बैड विद कतर, और यूएस अब यहाँ ये कोई करंट अफेयर्स की क्लास तो नहीं हो रही या शो नहीं हो रहा, बट कुछ खबर ही नहीं है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही। अच्छा, इनफैक्ट हैरी केन ने अपने मैच के बाद कहा कि द पिच इज नॉट द वे दैट वी वांटेड टू टू प्ले आवर बेस्ट फुटबॉल, बिकॉज वो इतनी वाटर नहीं हुई थी सही तरीके से, तो बॉल सही तरीके से मूव नहीं करी, ट्रैवल नहीं करी थी बॉल। तो वहाँ इस पे कोई मीडिया ज़ाहिर है यूएस के बारे में तो कोई इतनी बात करेगा ही नहीं, लेकिन इट्स नॉट द राइट ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड ये और वो, तो यूएस तो परफेक्ट कंट्री है, सब ठीक है वहाँ पे। अल्तमश, आपको पता ही है कि क्या रीजन है, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स के जो तल्लुकात हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ इस किस्म की डायरेक्ट बात करना। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड जो मीडिया की आप जो बात कर रहे हैं ये तो हमें हमेशा ही देखने को मिलते हैं, स्पेशली इंग्लिश मीडिया। तो उसके अलावा अल्तमश ये जो एलियट एंडरसन है, अभी मीडिया रिपोर्ट्स आई, फैब्रिशियो रोमानो ने भी रिपोर्ट किया है कि उनकी जो सेकंड बिड है वो मैनचेस्टर सिटी डाल चुके हैं, पहली बिड रिजेक्ट हो चुकी है। तो लेट्स सी इफ दिस हैपेंस। इनफैक्ट टॉमस टूकल ने कहा है कि आइडियली ये अपनी जो फ्यूचर है इसको वर्ल्ड कप की शुरू होने से पहले रिजॉल्व कर दें, ताकि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस ना हो। लेकिन बात यह है कि इंग्लिश मीडिया जो स्पेशली जो टैबलॉइड मीडिया है उनका तो काम ही है कि अब हमें देखने को मिलेगा कि हर मैच के अंदर जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना उसको अगले दिन वो कहीं ना किसी क्लब से लिंक करना शुरू कर देंगे। तो अच्छा, इस सब में ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद 2 हफ्ते के अंदर जो मैन सिटी का केस है उसकी जो वर्डिक्ट है वो सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब पेप के जाने के बाद वो कह रहे हैं अब शायद वर्डिक्ट आ जाए। लेट्स सी कि उस फ्रंट पे भी क्या होता है। बिल्कुल, चलें जी आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं पोर्चुगल वर्सेस चिली। काफ़ी हॉट टेम्पर्ड ये मैच रहा, 2 प्लेयर्स को रेड कार्ड भी मिलता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, और पोर्चुगल ये मैच जीतता है। ज़रा मैच के हाईलाइट में नजर डालते हैं।
कंसोलेशन गोल दिया फॉर चिली, 2-1 के स्कोर लाइन से पोर्चुगल जीतता है। ब्रूनो फर्नांडिस, जहां पे उन्होंने यूनाइटेड के लिए सीजन खत्म किया एज द बेस्ट एंड द टॉप असिस्ट मेकर, इस मैच में भी उनकी असिस्ट आती है और गोल भी आता है। सो ब्रूनो गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। रोनाल्डो स्टार्ट करते हैं इस मैच के अंदर, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वो सब्स्टिट्यूट करते हैं और जिन प्लेयर्स उनको सब्स्टिट्यूट किया गया वो जो है इस मैच के अंदर पहला गोल करते हैं गुडिस। एंड बात अब यही आ रही है कि क्या रोनाल्डो स्टार्ट करेंगे या बाकी प्लेयर्स को और गुडिस जैसे लोगों को चांस मिलेगा, या रोनाल्डो ही स्टार्ट करेंगे और बाकी लोग बेंच पे बैठे होंगे, क्योंकि बहुत ही टेलिंग चीज़ थी इस मैच के अंदर। साथ साथ फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ हमने ये भी देखा कि कुछ चिली के प्लेयर्स एंड पोर्चुगल के प्लेयर्स गुत्तम गुत्ता हो गए, जिसकी वजह से राफेल लियो एंड चिली के प्लेयर हैं उनको रेड कार्ड दिया गया। सो सेकंड हाफ दोनों टीमों ने जो है 10 मैन के साथ खेला। जी लतीफ़, मतलब कमाल की बात है, फ्रेंडली तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा था ये मैच। बड़ी अफसोसनाक बात है, राफेल लियाओ ने रोमन को पंच मारा, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक थोड़ा हार्ड टैकल किया था चांसेलो को, बट ऑब्वियसली इस किस्म का रिएक्शन एक फ्रेंडली गेम के अंदर कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं अच्छा, है। मैंने 2-3 दफ़ा ये फुटेज आराम से देखी, स्लो मोशन में भी देखी, एंड आई रियली कुडंट पिक आउट के फॉल्ट किसका था, क्योंकि ये भी नजर आ रहा है कि चिली के जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे थे। एंड जब वो दो प्लेयर्स जो घिरते हुए भी हैं, जिस तरह से चिली के प्लेयर ने लात मारी थी कैंसेलो को, वो लग रहा था कि वहाँ से भी बहुत प्रोवोकेशन आ रही है। वो तो साउथ अमेरिकन स्पेशलाइज इन दीज डार्क आर्ट्स, और वो इंस्टिगेट आपको करेंगे ही करेंगे। वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें देखने को चीज़ मिलेगी तो, बट लेकिन यू हैव टू बी मेंटली स्मार्ट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, और मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस किस्म की चीज़ें होंगी। मतलब ये इंटरनेशनल चीज़ है, अभी वर्ल्ड कप के से पहले का ये फ्रेंडली है, मतलब व्हाई वुड यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन। अब नाइजीरिया के अगेंस्ट जो फ्रेंडली है लिया उसके लिए सस्पेंडेड है ऑब्वियसली, बट गुड थिंग ये कि वो फ्रेंडली स्केड्यूल था वहाँ पे, वरना ये शायद वर्ल्ड कप में भी कैरी हो सकता था इस किस्म का बैन। तो बहुत ही बड़ा मतलब एक ब्लंडर है। और जो रोमन थे ऑब्वियसली उनको भी रेड कार्ड मिला। ये तो सेकंड हाफ दोनों टीमें विद 10 मैन खेल रही थी, और इसके अंदर मतलब अगेन रोनाल्डो को क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ही ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन हिज ओन। कई मौकों पे जब टीममेट्स उनकी बेटर पोजीशन में थे तो वो पास एक बेहतर मूव होता, लेकिन खुद वो शूट करने की कोशिश करे, तो वो तो अब मैं इनके ये तो बट ऑब्वियस बात है मतलब ये अगर मैं ना भी बोलूँ ना तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि भाई रोनाल्डो अब तो खुला इवन प्रेस लिख रहा है कि वो जाते हैं गुडेस आते हैं और गोल हो जाता है। एग्जैक्टली तो बट अच्छा इस फ्रेंडली के मैच में जहाँ पे हमने बाकी टीम्स को देखा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हाफ खिलाते हैं प्लेयर्स को, फिर मैच सब्स्टिट्यूशन आती है। यहाँ पे रोनाल्डो सेकंड हाफ भी स्टार्ट करते हैं, अराउंड 68 मिनट तक रोनाल्डो ही खेल रहे थे, तो वो भी उनको बड़ी मुश्किलों से मेरे ख्याल से शायद पूछ के क्या मैं आपको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो जो रोबर्टो मार्टिनेज जो है और जो उनकी लैक ऑफ अथॉरिटी है पोर्चुगल स्क्वाड के ऊपर, इट्स वेरी एविडेंट। तो यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पोर्चुगल इतना आगे नहीं जा सकेगी। हालांकि इतना स्टैक्ड है वो टैलेंट से वो टीम, एंड दे डिजर्व अ बेटर कोच आई वुड से कि वो फिर इन चीज़ों को मैनेज कर सके, लेकिन बस अफसोस बिल्कुल सही बात है। चलें जी, ऑन दैट नोट वील गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और फिर ब्रेक से आके कुछ और वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई खबरें वो, एंड रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट जो हैं पेरेज, वो फिर से इलेक्शन जीत गए हैं एंड वो कंटिन्यू करेंगे। सारी बातें होंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस ऑन किक ऑफ। खुशामदी, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अब तक हमने शो में बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। पहले हमने डिस्कस किया पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, एंड देन द फ्रेंडलीज बिटवीन ब्राज़ील एंड इजिप्ट। वी ऑल्सो डिस्कस इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड अर्जेंटीना, हॉन्डुरस, और वी डिस्कस पोर्चुगल एंड चिली बिफोर द ब्रेक। अब कुछ और ख़बरें ऑफ द पिच जो बहुत ही गैर मुनासिब हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और यही चीज़ कोई और मुल्क में हो रही थी तो दुनिया का मीडिया जो है भरपा हो चुका होता है कि ये कैसे इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हो रही हैं, और वो इसलिए हो रही हैं कि यूएस कुछ भी कर सकता है। एंड उसकी निशानी ये है कि हम कुछ खबरें देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, अगर हमारे प्रोड्यूसर प्लीज़ वो शेयर कर सकें। ईरान एक्यूजेस यूएस ऑफ वीज़ा ब्लॉक फॉर नॉन प्लेइंग स्टाफ। अच्छा, इसकी ये हेडलाइन भी देखें, ईरान एक्यूजेस, एज इफ कि ये शायद ईरान एक्यूज़ कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये ईरान के 15 जो ट्रैवलिंग स्क्वाड के सपोर्ट स्टाफ होता है, प्लस जो ईरान के फुटबॉल के सदर हैं वो, और जो मीडिया के हेड हैं,
किसी को भी वीज़ा नहीं दिया गया। और उससे बड़ी ज़्यादती ये है, और एक और खबर नेक्स्ट वाली भी देख लेते हैं कि इराकी जो स्ट्राइकर, जो मेन उनके स्ट्राइकर हैं अमीन हुसैन, उनको जब वो लैंड किए शिकागो में 7 घंटे उनको एयरपोर्ट में बैठा के रखा, और जो टीम के ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं उनको तो अंदर ही नहीं आने दिया। तो मतलब ये हो क्या रहा है? ये वर्ल्ड कप क्या अमेरिका का वर्ल्ड कप है या ये फीफा का वर्ल्ड कप है? और जितने लोग ये स्क्वाड में हिस्सा हैं, आई मीन कैसे कोई उनको रोक सकता है? और इराक के मेन स्ट्राइकर जो हैं 7 घंटे आप किसी को बिठा के रखें एयरपोर्ट पे कि आपको पता नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं। इट्स हाईली कंडेमेबल। एंड व्हाट्स वर्स इज कि जो मीडिया भी है वो भी इस चीज़ को सही तरह से जो है वो हाईलाइट नहीं कर रहा। और ईरान के साथ एक और ट्रेजेडी ये है कि मैचेस यूएस के अंदर हैं, बट दे आर स्टेइंग, उनके जो कैंप है वो मेक्सिको के अंदर है। मैच डे पे वो ट्रैवल करेंगे, मैच खेलेंगे और फिर वो वापस अपने बेस कैंप पे जाएंगे जो मेक्सिको के अंदर है। कि हाईली कंडेमेबल, हाईली डबल स्टैंडर्ड्स टू नो एक्सट्रीम। जी लतीफ़। बिल्कुल अल्तमिश, इट्स हाईली शेमफुल आई वुड से, बिकॉज देखिए जो वीज़ा वाली प्रॉब्लम है, इससे पहले हर वर्ल्ड कप में ये फीफा खुद इन मामलों को टैकल करता है कि इवन फैंस के लिए भी अगर आपके पास मैच टिकट है तो आपके पास एक वीज़ा फ्री एंट्री होती है। प्लेयर्स के लिए तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, और सपोर्ट स्टाफ के लिए कि भाई उनको वीज़ा से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो मतलब पीस प्राइस तक आपने उठा के दे दिया डोनाल्ड ट्रम्प को, जो जियानी इन्फेंटिनो थे। तो लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ है? मतलब व्हाट हैज़ ही गेन्ड आउट ऑफ इट? मतलब इतनी आपने जब इतनी खुशामद की जब प्रेसिडेंट की, तो उससे आपने क्या कंसेशंस ली हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रही, ना फैंस के लिए कोई चीज़ नज़र आ रही है, ना आपके ये जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं इनके लिए कोई इस किस्म की चीज़ नज़र आ रही है। बिकॉज हम देख रहे हैं अनवर हुसैन को 7 घंटे इराक के जो प्लेयर हैं उनको बिठाया, प्लस वो सपोर्ट स्टाफ को अगर वीज़ा नहीं मिल रहा, तो इट्स शेमफुल, इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन फीफा। मैं यहाँ पे यूएस को क्या क्रिटिसाइज करूँगा? भाई जो टूर्नामेंट के जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं ये उनका लुकआउट है, ये सारी चीज़ें स्मूथली करना ही उनका मतलब सारा हेडेक होता है। It's just highly shameful and condemnable, I would say, but more than US, I would blame FIFA for this. मतलब they shouldn't have gone to the World Cup, रखने नहीं चाहिए था कि US को, अगर आपको पता है कि इतना एक राइट विंग वाला आपका US का प्रेसिडेंट बना हुआ है, और स्पेशली वो जो एक आइस वाला एलिमेंट है, लॉट ऑफ फैंस आर स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप बिकॉज वो ज़ाहिर खतरा है उनको कि आइस आपको, बेशक आप वैलिड वीज़ा से आप US विजिट करो, आइस आपको उठा के ले जा सकती है, डिटेंशन कैंप्स में बंद कर सकती है आपको, मतलब किसी वारंट वगैरह या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है कि मतलब इंटरनेशनल फैंस थोड़ा घबरा रहे हैं यूएस जाने से, बट इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन फीफा, आई वुड से। I think all round, plus the media as well, the shameful role they played 2022 के कतर वर्ल्ड कप में। एंड अब मतलब ऐसे एज एन प्रिटेंड करें कुछ हो ही नहीं रहा, बट एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी, एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कुछ रियल मैड्रिड की एंड देयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। फ्लोरेंटिनो पेरेज वंस अगेन हैज़ वन द इलेक्शन, एंड तकरीबन जैसे लतीफ़ ने बताया था कि 2006 से 2026 तक सिर्फ 3 साल का ऐसा टाइम आया जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे। अब फिर वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ज़रा देखते हैं किस तरह से उन्होंने ये इलेक्शन जीता। कल जो सेरेमनी हुई थी बर्नबाउ पे। जी हाँ, ये थे पेरेज एंड ही इज़ वन वंस अगेन। इसका मतलब है कि अब वापसी होगी जोसे मरीनियो की एट द बर्नबाउ। साथ साथ डम्फ्रीज साइन हो ही चुके हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो प्रॉमिस कि फिर से वो गैलेक्टिको का एक स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे। 150 मिलियन यूरोज़ की भी उन्होंने प्लेज कर दी। अब लेट्स सी कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो आएंगे इस क्लब में। बट पिछले 2 साल जो है मैड्रिड के लिए उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो नहीं गुजरे हैं, वो ट्रॉफी लेस रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब क्या होने जा रहा है। जी लतीफ़। अल्तमिश, उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं ट्यूसडे को बिड करूंगा 150 मिलियन यूरोस की एक प्लेयर के लिए, और मीडिया रिपोर्ट्स यही थी कि शायद माइकल ओलिसे की वो बात कर रहे हैं। लेकिन बाइन ने तो खैर कैटेगोरिकली कह दिया है कि कुछ भी हो जाए हम ओलिसे को नहीं जाने देंगे। तो अब देखना ये कि वो बिड होती है एक्चुअली किसके लिए, बिकॉज वो अनाउंस तो कर चुके हैं। अब लेट्स सी, और सिंपल सी बात है ना, अगर वो बिड करते हैं, बाइन मना कर देता है, तो वो तो कह सकते हैं ना भाई मैंने तो सिर्फ बिड करने का वादा किया था, मैंने बिड की, वो बाइन नहीं माना, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। तो ये चोजन हिज वर्ड स्मार्टली, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं लेकर आऊंगा 150 मिलियन यूरो का प्लेयर। तो अब एक दिन की बात है, अब कल हमें पता चलेगा कि बेसिकली अभी किस जगह जाके स्टोरी कंक्लूड होती है। बिल्कुल सही। चलें जी, ऑन दैट नोट लतीफ़ आपका बहुत शुक्रिया। और सम थॉट्स फॉर द पाकिस्तान टीम फेसिंग अफगानिस्तान, 10 तारीख को फाइनल है। जी अल्तमिश, आई वुड जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फाइनल के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि इस दफ़ा हम अफगानिस्तान को हरा सकते हैं इस मैच के अंदर, एंड द ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। डायमंड जुबली इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो 4 नेशन टूर्नामेंट है, उसके फाइनल जो है पाकिस्तान की टीम खेल रही है। 10 तारीख को फाइनल होगा वर्सेस अफगानिस्तान।
Wishing our men's senior team the very best of luck and the entire support staff and the PFF as well. Inshallah, make us proud and get that trophy back home. On that note, हम लेंगे आपसे इजाज़त, किक-ऑफ की पूरी टीम को आप दें इजाज़त. Thank you for being with us and inshallah see you again very soon. Till then, take care, good night and Allah Hafiz.